नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो ये एचटेट की 11th क्लास है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तलपट। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे तलपट क्या होता है। ठीक है, तलपट को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तलपट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह रखी जाती हैं, और तलपट बनाते वक्त जो जो एरर्स जो जो गलतियां हमारे से हो सकती हैं, यूँ कहा जाए तलपट जिन जिन एरर्स को शो कर सकता है और जिन एरर्स को शो नहीं कर सकता, हम उन सभी एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस असल में होता क्या है, तो हिंदी में तो इसको तलपट कहा जाता है, आप सभी को पता ही है तलपट। अब देखिए, जब भी हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम फाइंड आउट करें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि जो गणितीय शुद्धता है उसकी जांच करें। किस चीज़ की? अकाउंट्स की। यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो गया, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट्स तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हमने क्या करना है? हमने करना है चेक। क्या चेक करना है? उसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कौन सी? मैथमेटिकल। जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है हमने वो चेक करनी है। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं एक फॉर्मेट। एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इधर तलपट। ठीक है, ध्यान दो, फॉर्मेट कह लो या स्टेटमेंट कह लो। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम तलपट कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं ना, उन सभी का बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के बाद जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके अंदर दो, इधर पर्टिकुलर हमारे पास, इधर हमारे पास डेबिट अमाउंट, इधर हमारे पास क्रेडिट। जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट शो होता है उसको डेबिट साइड लिख देंगे, जिस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट शो होता है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। और बाद में फिर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मिला करके देखेंगे, ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर आते हैं तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ ना कुछ गलती हो गई है। तो ध्यान दें, ट्रायल बैलेंस इसी तरीके से हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स की जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जो गणितीय शुद्धता है, जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, उसको चेक करने में हमारी मदद करता है। और कोई भी एरर अगर होती है तो इसका बैलेंस जो है ना वो क्या हो जाएगा? मिस मैच हो जाएगा। दैट्स वाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब ये जरूरी नहीं है कि भी ट्रायल बैलेंस बनाना हर कंपनी के लिए, भाई वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है यहाँ पे। कहते हैं फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, जो तलपट है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषताएं, तो तलपट की विशेषताएं ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना, क्योंकि हम कोई यहाँ पे 11वीं 12वीं का पेपर नहीं देने वाले, हम एस्टेट देने वाले हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आपको जो डाटा है ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिमिटेड वे में, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, क्योंकि क्लास के अंदर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो करेंगे। जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको डाटा मिलेगा, और सीधा सीधा इसी में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें। ये ना सोचिए कि हमको 11वीं 12वीं के जैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उन एमसीक्यूज को इजीली ट्रैक डाउन कर पाओगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर है इसकी वो है इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंस। देखिए ये क्या बोला? लिस्ट ऑफ बैलेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने सारे के सारे अकाउंट्स का बैलेंस ही तो डाल रहे थे। तो अगर इसको यहाँ पे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल है, और वर्टिकल फॉर्मेट को हम यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट भी तो कह सकते हैं। ठीक है, लिस्ट फॉर्मेट भी कहते हैं। तो इसीलिए इसने कहा इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। ये नकद बही और यूं कहा जाए कि आपका लेजर अकाउंट्स के जितने भी अकाउंट्स है लेजर के अंदर, उन सभी के बैलेंसेस की लिस्ट है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। उसके बाद इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इसके ऊपर पर्सनल, रियल या नॉमिनल वाले रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये सिंपल और सिंपल बस डाटा को रखता है डेबिट और क्रेडिट के रूप में। नेक्स्ट, इट इज नाइदर ए पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, ये डबल एंट्री सिस्टम का भी पार्ट नहीं है। इसका मतलब किसी भी फर्म के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको ट्रायल बैलेंस बनाना ही बनाना। ये तो कंपनीज या फर्मों को अपनी सहूलियत के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने डबल एंट्री सिस्टम में कहा गया कि ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे ही बनाओगे। इट इज कंप्लीटली और सोलली पर्सनल डिसीजन ऑफ द फर्म और द कंपनी। नेक्स्ट,
इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कहता है कि भी ये अकाउंटिंग पीरियड के टाइम पे, या सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऐसा दूसरे वे में लेके ना जाइए। यहाँ पे कह रहा है इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट अ टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कहता है ये किसी भी समय बनाया जा सकता है, जो तलपट है वो किसी भी समय बनाया जा सकता है। देख लीजिए हमारा जो 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। कहते हैं कि ये कभी भी, यानी ये मंथली बनाया जा सकता है, ये हमारे पास जो है कि भी आपका क्वार्टरली बनाया जा सकता है, हाफ ईयरली बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कभी भी बनाया जा सकता है। तो इसकी चिंता ना करें कि ये कोई पर्टिकुलर डेट पे ही बनाया जाएगा, नहीं, वो आपकी मर्जी है, जब आप बनाना चाहो तब आप बना लो। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जी हाँ, ये हमेशा और हमेशा एक पर्टिकुलर डेट होता है। देखो हमारे पास कहता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आग लगाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मान लीजिए कि हम हर वीक में 7वें दिन इसको बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर वीक इसको बना रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वो कहता है इस दिन पे आपके पास क्या क्या है वो इसकी डिटेल देगा। इससे पहले क्या था या इसके बाद में क्या होगा वो उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो इसीलिए इसको यहाँ पे कहा गया पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हो। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शो करता है चीज़ों को, उसके बाद में चेंजेस हो सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, ये ध्यान दें। उसके बाद जिस तरीके से बैलेंस शीट आपकी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है कि भी हाँ 31 मार्च को आपके पास इतनी असेट्स थी, इतनी लाइबिलिटीज थी, 31 मार्च के बाद उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, घटी है, या उससे पहले घटी थी, बढ़ी थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा था, वही केस यहाँ पे है। नेक्स्ट, इफ द बुक आर एक्यूरेट, अगर यहाँ पे जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर एक्यूरेटली प्रिपेयर करी गई है, तो ट्रायल बैलेंस की जो दोनों साइड है ना वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और अगर आपकी बुक्स में कोई खामी है, कोई ट्रांजैक्शन लिखने से रह गई है या कोई ट्रांजैक्शन ओवरराइट हो गई है, तब आपका जो बैलेंस है ना वो क्या हो जाएगा, वो मिसमैच हो जाएगा। ये इसकी फीचर्स है भाई। ठीक है, ध्यान दे, मैं फीचर्स को रिपीट कर देता हूँ कि ये लिस्ट है सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस की, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। फिर यहाँ पे ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है, इसको कभी भी बनाया जा सकता है साल के दौरान, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट पे जो है कि भी अकाउंट्स के बैलेंसेस का शो करता है, उससे आगे पीछे कुछ भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका बैलेंस तभी मैच करेगा जब आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर नहीं होगी, और अगर कोई एरर होगी तो इसका बैलेंस मिसमैच हो जाएगा सामान्य रूप में। ठीक है, ये नहीं देखना कि भाई यहाँ क्या, क्योंकि आगे जाके हम इसका भी वाइस वर्सा देखेंगे, कॉन्ट्रा देखेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहते हैं ट्रायल बैलेंस बनाया ही क्यों जाता है, तो यहाँ पे वो कहता है हम क्या जानना चाहते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स की या लेजर अकाउंट्स की हम क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, कि अगर कोई एरर हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को फाइंड आउट करने में भी ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, कहते हैं सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस की जो समरी है वो प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया ना, ये क्या बना रहा है, ये हमारे पास क्या बना रहा है भाई, ये सभी बैलेंसेस के लिस्ट बना रहा है, तो इसको हम यहाँ पे समरी, समरी भी तो कह सकते हैं कि भाई ये सभी अकाउंट्स बैलेंसेस की समरी है। उसके बाद फिर कहता है टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब सभी अकाउंट्स की जब समरी हमारे पास रेडी है, ठीक है, तो वहां से देख देख के हम इजीली अपने बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे और सीधा सीधा अपने फाइनल अकाउंट, जैसे कि भाई आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपके बैलेंस शीट है, ये सब इजीली बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इन सभी के अंदर भी क्या है, मोस्ट ऑफ सभी अकाउंट्स के बैलेंस ही इस्तेमाल करे जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए। अब नेक्स्ट कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देयर आर 3 मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कहते हैं तलपट को बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कितने मेथड्स हैं, 3। तो पहला मेथड हमारे पास है बैलेंस्ड मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शेष विधि। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, शेष विधि। दूसरा मेथड हमारे पास है टोटल अमाउंट, इसको हम यहाँ पे कहते हैं कुल राशि विधि। ठीक है, और इससे तीसरा, ये दोनों को हाइब्रिड मॉडल है, ये दोनों का
हाइब्रिड मॉडल है, जो कि हमको बताता है क्या, आपने शेष विधि और बैल या टोटल जो आपके अमाउंट है इन दोनों का मिला के एक संयुक्त रूप बना लेना है, और संयुक्त रूप से जो मेथड आपके सामने आएगा उसको आप टोटल कम बैलेंस मेथड के नाम से जानोगे। समझ आई? जी हाँ, बिल्कुल आई। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पे एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बोला कि भाई बैलेंस्ड मेथड क्या है। बैलेंस में तो देखिए, ऑल द अकाउंट शोइंग द डेबिट बैलेंस, क्योंकि देखिए अकाउंट्स है ना दो तरीके के, या दो तरीके के नहीं, अकाउंट्स दो तरीके का बैलेंस शो करते हैं। या तो कोई अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा या फिर कोई अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सर ये कैसे शो करता है? तो चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे आपको पता ही भी होगा, अब इतने छोटे बच्चे तो आप रहे नहीं, क्योंकि आप भावी अध्यापक हैं, तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि हाँ बैलेंसिंग कैसे होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मैंने ओपन करा तो मेरे पास मशीनरी के अंदर जब मैंने मशीन परचेज करी तो मैंने टू बैंक कर दिया, यानी कि मैंने मशीन को परचेज कर लिया। ठीक है, इसमें से मशीनरी का कुछ पार्ट मैंने सेल कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाई कैश कर दिया। ठीक है, कुछ पार्ट बेच दिया। अब मान लीजिए ये अमाउंट ही लिख लूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी। मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये की मशीन खरीद ली और उसमें से 10,000 रुपये की मशीन मैंने बेच दी। ठीक है, और मैंने फिर से यहाँ पे एक और मशीन परचेज कर ली। ठीक है, कितने रुपए की, 1,00,000 रुपए की। अब मैं देखूंगा तो मेरे डेबिट साइड का जो टोटल है ना वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1,50,000। अब डेबिट साइड के इस 1,50,000 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, मैं उसको करूंगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 1,40,000, और दोनों साइड कितनी आ जाएंगी, 1,50,000। अब ये जो बैलेंस निकला ना इसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, ध्यान दे, अगर किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोगों ने बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखा है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, और अगर मान लो इसका वाइस वर्सा होता है तो यहाँ पे हम करते हैं उस बैलेंस कैरी डाउन। हालांकि असेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, असेट्स मोस्टली आपका डेबिट बैलेंस ही शो करती हैं, लेकिन कुछ लाइबिलिटीज होती है तो वो भी कर सकती है ना क्रेडिट बैलेंस। तो इधर जब हम टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे तो उसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इधर क्या है, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो इसीलिए क्रेडिट में थे। अरे इतना ही मान लो यार, -50 +10, तो आंसर कितना आएगा, -40 आएगा कि नहीं आएगा? वही चीज़ है भाई, जब क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, जब डेबिट ज़्यादा होगा तो इधर डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि हमने तो दोनों साइड्स को बराबर करना है। तो जिस तरफ का बैलेंस ज़्यादा होगा उस तरफ का बचा हुआ बैलेंस कम वाले साइड में ऐड कर दिया जाएगा। ये ध्यान में रख। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भी जो भी अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस शो करता है उसको तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड लिख देंगे, और जो अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिख देंगे। दोनों लाइन के अंदर यही बात इधर लिखी हुई। और अगर मान लो कोई अकाउंट कोई बैलेंस शो ही ना करे तब क्या हो, यानी कि अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड पहले से ही इक्वल टू क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब बैलेंस क्या आया, ZERO, जीरो। और जीरो को हमने इंटर करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आई ना बात? तो ये चीज़ है, तो इसको हम यहाँ पे इंटर ही नहीं करेंगे। और फिर कहता है ट्रायल बैलेंस जो है ना वो कैन बी मेड बाय दिस मेथड ओनली व्हेन, कहता है कि भी जो आपका बैलेंस मेथड है ना इससे हम ट्रायल बैलेंस को सिर्फ तभी बना सकते हैं जब आपने ऑलरेडी अपने सभी बुक ऑफ अकाउंट्स में या लेजर अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लिया हो इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से बैलेंस निकाल लिया है तो इस मेथड से आप तभी अपना ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में रखने के लिए डाटा ही नहीं होगा तो कहाँ से बनाओगे, तो पहले डाटा क्रिएट करो ना। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सभी अकाउंट्स के बैलेंस निकाल रहे हैं। तो ये आपका बैलेंस मेथड है, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेथड है ना वो बैलेंस मेथड ही है भाई। जितनी भी फर्में हैं, कंपनियां, वो ज़्यादातर इसी मेथड का इस्तेमाल करती हैं, और ये ज़्यादा सूटेबल भी रहता है। फिर नेक्स्ट कहता है कि भी टोटल अमाउंट मेथड। टोटल अमाउंट मेथड के अंदर क्या कहता है, अंडर दिस मेथड द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ईच अकाउंट इज पुट ऑन द डेबिट साइड and in the trial balance, and the total of credit side of each account is credited to the trial balance। ध्यान दे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंट के। मान लीजिए ये कोई अकाउंट है और इसकी डेबिट साइड यहाँ पे 2,000, 5,000, 10,000, ठीक है, और 20,000 इस तरीके से लिखा हुआ है। और एक क्रेडिट साइड है यहाँ पर 5,000, 5,000,
3000 ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड का टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 और 7 37,000। ठीक है, और इधर का टोटल करेंगे तो 5 और 5 10 और 3 13,000। तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है, ये ध्यान दे, टोटल ऑफ द डेबिट साइड। तो ये अकाउंट की डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे बोला टोटल ऑफ द डेबिट साइड, तो कितना आया, 37,000 रुपए। इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड डाल देंगे। और जो क्रेडिट का टोटल है वो है 13,000, उसको हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब by using this method we are able to prepare the trial balance immediately after the completion of the posting to the ledger। यहाँ पे कहते हैं कि भी इस मेथड से हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है ना, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीडली हम बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बैलेंस निकालने की यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता ना, हम सीधा बस टोटल करते हैं और उसको सीधा सीधा किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देते हैं। लास्ट में क्या होगा, सभी अकाउंट्स का डेबिट और सभी अकाउंट्स का क्रेडिट जब आपस में मिलान करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भले ही बराबर ना दिख रहा हो, यहां पर भले ही बराबर ना दिख रहा हो, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस होगा तो जितने भी अकाउंट है, क्योंकि हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर कोई एक अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट से डेबिट हुआ है तो अवश्य ही कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी हुआ होगा। यानी कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। अब पर्टिकुलर अकाउंट में आपको अलग अलग दिख सकता है, तो इससे चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं और भी तो हो रखा होगा भाई, कहीं और का क्रेडिट 37,000 होगा, ये ध्यान में रख लेना। तो इसीलिए कहता है कि भी ये हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं उनका इस्तेमाल करता है कई बारी। ठीक है, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लेजर अकाउंट से ली जाती है और उनका टोटल करके फिर बाद में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करी जाती है। ठीक है, और तीसरा मेथड हमारे पास टोटल कम बैलेंस मेथड, यानी कि हमारे पास इसमें कुल बैलेंस या बैलेंस मेथड का भी यूज होगा और आपकी टोटल अमाउंट का भी यूज होगा। कैसे? तो यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस कैसे निकालना है वो भी देख लिया, और यूँ कहा जाए कि भी आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट कैसे होता है वो भी देख लिया। अब क्यों ना उसको सीधा सीधा रख ले। तो यहाँ पे कहता है, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये इसका टोटल कम जो है कि भी हमारे पास बैलेंस मेथड का जो फॉर्मेट है वो देख लीजिए। आपके पास सबसे पहला आपको यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट्स है, फिर एलएफ है, फिर टोटल डेबिट आइटम है, फिर टोटल क्रेडिट आइटम है, और फिर यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है? ये भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस ही है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए आपको कैश अकाउंट दे रखा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि कुल कैश रिसिप्ट तो होगी कितनी, 2 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1.5 लाख। और इन दोनों का जो डिफरेंसेज है वो कहता है क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम, तो बैलेंस कौन सा शो होगा, डेबिट, तो उसको यहाँ पे रख दिया। अब सेल्स अकाउंट का तो बैलेंस मोस्टली हमारे पास क्रेडिट ही होता है, तो इधर रखा, तो इसमें क्या होगा, बैलेंस क्रेडिट आ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टोटल बैलेंस भी लिखेंगे, ठीक है, और टोटल भी लिखेंगे और बैलेंस भी लिखेंगे। ये दोनों मेथड्स यहाँ पे फिर बाद में है ना, जब हम टोटल करते हैं तो हमारे इन बैलेंस का टोटल आपस में मैच हो जाता है, तो ठीक है, और इनका टोटल भी आपस में मैच हो जाना चाहिए। और अगर किसी कारणवश इसका टोटल मिसमैच हो गया, इसका मैच हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल में आपसे कोई गड़बड़ हुई है, और अगर दोनों का प्रॉपर तरीके से मैच है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और अगर कोई भी गलती होती है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ हमारे से अकाउंटिंग में कुछ ना दिक्कत हुई है। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस, के जो तलपट होता है, तलपट के अंदर जो हमारे पास अंतिम खाता होता है, या अंतिम खाता बोल रहा हूं मैं, अंतिम स्टॉक होता है, उसको किस तरीके से शो ऑफ किया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि भी नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अपीयर। जी हाँ, सामान्यतया जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट इन द केसेस हम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस को पहले बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को पहले बनाते हैं और बाद में अपना ट्रेडिंग अकाउंट और बाकी सब चीजें बनाते हैं। तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखा जाता है मोस्ट ऑन केसेस, इसीलिए हम जब पहले ही ट्रायल बैलेंस बना लेंगे तो हमको ट्रायल बैलेंस में इसको क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 कुछ कंडीशंस हैं या कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर हमको हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक को शो करना पड़ सकता है। कैसे? कहता है अगर पहले से ही हम लोगों ने
क्लोजिंग स्टॉक को परचेज अकाउंट से एडजस्ट कर लिया हो तब। तो यानी कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको परचेज अकाउंट से एडजस्ट कर लिया हो, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तभी हम इसको क्या करेंगे भाई, तुरंत से तुरंत ट्रायल बैलेंस में इसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे इन केस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट, अगर किसी कारणवश हमने अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना लिया और बाद में अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रायल बैलेंस में भी शो करना होगा। और तीसरा केस हमारे पास क्या होता है, कहते हैं इस केस में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। अभी देखिए ध्यान से, ये भी क्या है, ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री ही तो है, हमने यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से एडजस्ट ही तो कर लिया। तो अगर इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज या इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो हम लोगों ने पहले कर ली है, तो हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको दिखाना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स, तो एरर्स दैट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कहता है कि यहाँ पे जो एरर्स है ना वो दो तरीके की होती हैं, उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है वो एरर्स जो क्या कर रही हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को प्रभावित कर रही हैं। एक मिनट में अभी आया। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को दोबारा। तो यहाँ पे कहता है एरर्स और जो भी हमारे पास टाइप्स, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एरर हमारे सामने आ सकती हैं। तो फर्स्ट जो एरर है वो कहती है वो एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव डालती हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं, या वो एरर जिनका ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। ठीक है, दूसरी वो एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती ही नहीं, यानी कि जिनका पता हमको ट्रायल बैलेंस से लगेगा ही नहीं, तो उन एरर्स को हम यहाँ पे कहा जाता है नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट को प्रभावित ना करने वाली एरर्स। आई होप कि जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो मेन आगे हम चल के इनको बिल्कुल डीपली अंडरस्टूड करेंगे कौन कौन सी गलतियां। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं कि भाई एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कहते हैं वो गलतियां जिनसे ट्रायल बैलेंस प्रभावित होता है वो कौन कौन सी है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग यानी कि अगर मान लीजिए आपके जो सहायक बही हैं, बहिया हैं, या जो भी लेजर अकाउंट है, उनका टोटल ही आपसे गलत लग गया है, और जब गलत टोटल आप यहाँ पे लेके आओगे तो फिर तो प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। वो कैसे, तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने यहाँ पे यूँ कहा जाए एक अकाउंट है या एक बुक ऑफ अकाउंट्स है या लेजर हमारे पास है, उसका बैलेंस हमने या उसका जो टोटल हम लोगों ने निकाला था वो कुछ और था, लेकिन जब उसको ट्रायल बैलेंस में लेके आ रहे थे तो वहाँ पे कुछ आ गई है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, उस सिचुएशन में हमने एरर हो जाएगी, गलती हो जाएगी, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस है ना वो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, मिसमैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब हमने सहायक बही में कोई डाटा फिट करा होगा तो वो तो ये था, लेकिन धोखे से हमने अपने लेजर के अंदर लिख दिया ये, तो क्या होगा, तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये जाना चाहिए था, लेकिन आ गया ये सिंपल वे में टोटल लगाया था 1000, लेकिन धोखे से 900 लिख दिया, या कहा जाए 500 आ गया, या 10,000 लिख दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, कहते हैं रॉन्ग कास्टिंग, यही तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट गलत साइड, यानी कि गलत पक्ष में लिखा जाना, यानी कि पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप गलत साइड में एंट्री कर देते हो तो तब भी आपके ऊपर बहुत तगड़ा इंपैक्ट होता है। ये कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। भाई आपने लिखना था किसी अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन लिख दिया धोखे से क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो यूँ कहा जाए एरर्स है ना वो ऑक्यूर हो जाती हैं या एरर्स पैदा हो जाती है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है, क्योंकि इस ऐसा करने से अगर डेबिट साइड ज़्यादा लिखा गया तो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, क्रेडिट साइड का कम हो जाएगा।
ठीक है, इससे पता लग जाएगा गलती हो गई है। नेक्स्ट, गलत राशि लिख देना। जी हाँ, गलत राशि, यानी कि पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ये वही वाली सिचुएशन है भाई। इसके अंदर हमारे पास जो पोस्टिंग है ना, यहाँ पे तो टोटल ही गलत लग गया था हमारे पास, ठीक है, यानी कि टोटल होना था 1,000, लग गया था हमारे पास 500 या 10,000 इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे गलत राशि कहते हैं, लिखना था हमने यहाँ पे 500, लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिख दिया हमने उसको 50, तो यहाँ पे गलत अमाउंट लिखे जाने से भी हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर आ जाती है। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑन ए एंट्री, कहते हैं किसी एक पक्ष में, देखो कोई भी जनरल एंट्री होती है उसके दो पक्ष होते हैं। मान लीजिए मैं इधर कहता हूं मशीनरी परचेज बाय कैश, ठीक है, या मशीनरी परचेज बाय कैश, तो मैंने क्या करा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये में खरीद दी। अब जर्नल एंट्री में तो हो गया सही, जर्नल एंट्री में तो हो गया सही, लेकिन जब उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में लेके आ रहे थे तो मशीनरी में तो लिख दिया, लेकिन कैश में लिखना भूल गए। तो यहाँ पे कहता है कोई भी एक प्रविष्टि है, एंट्री है, तो उसकी एक साइड लिखने से अगर रह जाती है तो तब हम क्या कहते हैं, तब हम ये करते हैं। क्लियर है। अब फिर कहता है किसी एक खाते में 2 बार लिखा जाना। जी हाँ, कोई एक ही अमाउंट किसी एक अकाउंट के अंदर 2 बार भी तो लिखी जा सकती है, ठीक है, तो वो चीज भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर यहाँ पे एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, कि अगर आपके खाता बही में आपसे जो है कि भी जोड़ ही गलत लग जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये कुछ एरर्स हैं, यानी कि 6 टाइप ऑफ एरर्स हैं जो कि नॉर्मली हमारे ट्रायल बैलेंस में हमको तुरंत पता लग जाती है कि हाँ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि इन सभी एरर्स से हमारा जो है कि भी ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है ना वो मिसमैच हो जाता है, उसमें समानता नहीं रहती। नेक्स्ट, एरर्स दैट नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे बात करेंगे उन एरर्स को लेकर जो ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव डालती ही नहीं, यानी कि पता ही नहीं लगता ये एरर हो गई है। भूल की अशुद्धि, कोई एक ट्रांजैक्शन हुई, लेन देन हुआ, लेकिन उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में डाला ही नहीं, तो यहाँ पे कहता है कि जब उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में ही नहीं डाला तो उसका यूँ कहा जाएगा कि वो ट्रायल बैलेंस में कैसे आ जाएगा, ठीक है। और जब बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा, तो वो किसी भी तरीके से ट्रायल बैलेंस को प्रभावित कर ही नहीं सकता। समझ आई बात। तो नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन, तो यहाँ पे जो भी आपकी जर्नल या सहायक बही में जो भी लेन देन है उसकी राशि गलत लिख दी आपने, यानी कि लिखना था आप लोगों ने यहाँ पे 50, देखिए ध्यान से, हमारे जर्नल बुक के अंदर यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई उसके लिए वाउचर बना, वहां पे सब ओके है, कोई इशू नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट में सब ओके है, लेकिन जो वाउचर के यहाँ पे जब जर्नल में लिखने लगे या सहायक बही में लिखने लगे वहां पे गड़बड़ हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में हमारा ट्रायल बैलेंस तो उसी चीज को शो करेगा ना जो जर्नल में होगा, और जो बुक ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा उसी को लेके चलेगा, तो ये इस एरर को पकड़ ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, क्षतिपूरक यानी कि कंपनसेटिंग एरर, तो भाई मान लीजिए इसके अंदर क्या कहता है कि भी एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, दोनों हमारे क्या है, दोनों हमारे देनदार हैं, क्या है भाई, देनदार, यानी कि ए ने भी हमारे पैसे देने हैं, बी ने भी। अब बी ने पैसे दिए लेकिन वो धोखे से ए के खाते में लिखे गए, ठीक है, और ए ने पैसे दिए वो धोखे से बी के खाते में लिखे गए। इससे गलती तो हुई है लेकिन कंपनसेट कहता है इसके खाते में जो गलती हुई उसको आपस में इन्होंने ढक लिया, ठीक है, तो ये इस चीज को यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर कह सकते हैं। नेक्स्ट, नियमों की अवहेलना और की अशुद्धि, यहाँ पे कहते हैं कि जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। कैसे रूल्स हैं, तो देखिए हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ले या फिर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ले, तब उस सिचुएशन में हमारा ट्रायल बैलेंस हमको कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है जो कि ट्रायल बैलेंस में पता नहीं लगेगा, ये तो कॉन्सेप्चुअल गलती है भाई, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट की गलती है, तो उसमें ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ डाटा देखता है, तो ट्रायल बैलेंस तो इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक ठाक बता देगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना उसको। उसको क्या पता है कि भी वो 10,000 रुपये रमेश ने दिए कि सुरेश ने दिए, वो 10,000 रुपये की मशीन खरीदी है कि टूल खरीदा है, वो 10,000 रुपये का आपने कोई असेट परचेज करी है या कोई खर्चा किया है, उसके लिए तो सब पैसा गया है बस, तो वो तो उनको कंसिडर कर लेगा और कोई भी एरर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, कहते हैं गलत खाते में लिखा जाना, तो ये हमारे पास कहते हैं गलत अकाउंट में लिखा जाना, भाई लिखना था सेल्स में लिख दिया परचेज में, भाई लिखना था कैश में लिख दिया उधार में, तो इस तरीके की जो एरर्स है ना वो यहाँ पे आती है और जिनका हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। जैसे कि सबसे पहला बात करता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज,
कहते हैं कि भी सबसे सामान्य रूप से जो मेथड इस्तेमाल करा जाता है बैलेंस, इसका ट्रायल बैलेंस बनाने का, तो वो कौन सा है? तो पहला बैलेंस मेथड, दूसरा टोटल अमाउंट मेथड, तीसरा टोटल कम बैलेंस मेथड, या नॉन ऑफ द बोथ। ध्यान दे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे कॉमनली यूज्ड हमारे पास बैलेंस्ड मेथड है। इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी मेथड से अपने बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड, ट्रायल बैलेंस में क्या शामिल नहीं किया जाता है? पूंजी। जी हाँ, पूंजी तो लिखी जाती है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ये नहीं लिखा जाता। सामान्य तौर पर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, ड्राइंग्स भी लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक ये भी मेंशन करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो सकता है, आपको लगेगा क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते तो ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा इसके अंदर? तो ध्यान दें, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल एंड में निकाला जाता है, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कई बार क्लोजिंग स्टॉक का पता ही नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि उसको तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, अगर आपका तलपट का बैलेंस मैच नहीं होता है, द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? उच्चयंती खाता। ठीक है, उच्चयंती खाता इसको हिंदी में कहते हैं कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, आपने सारे घोड़े दौड़ा लिए कि आपको एरर पता नहीं चली, तो कहते हैं उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करो, इन फ्यूचर जब गलती का पता लगेगा तब उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, कहते हैं ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनती है, तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का तो मतलब ही नहीं। फिर यहाँ पे आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक, भाई सब्सिडरी बुक्स में यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के बाद, या फिर आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर कंप्लीट, कहते हैं लेजर में जो पोस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, या आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इन कंप्लीट एंड अकाउंट हैव बीन बैलेंस। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास कहता है कि भी इसके अंदर क्योंकि ऐसा क्यों, तो आप ध्यान दें कि मोस्ट कॉमनली मेथड कौन सा है हमारे पास? बैलेंस। क्योंकि आपका दिमाग काम करेगा इधर, सर जी ये तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, यहाँ पे तो टोटल मेथड के अंदर पढ़ा था कि हम तुरंत बना सकते हैं जैसे आपके लेजर अकाउंट कंप्लीट हो। जी हाँ, वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक कॉमन जवाब ढूंढना होता है, मोस्टली हम इस्तेमाल कौन सा करते हैं? बैलेंस मेथड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर भी बैलेंस मेथड को ध्यान में रखकर ही दिया जाएगा। ठीक है, ना कि टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, ये कहता है कि इफ द गुड्स फॉर ₹10,000, ठीक है, इफ गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज, यहां पे सोल्ड होना चाहिए, सोल्ड फॉर ₹10,000 टू रमन इज रिकॉर्डेड एज ₹1,000 इन सेल्स बुक। कहते हैं कि भी हमने यहाँ पे रमन को 10,000 रुपए का माल बेचा, लेकिन गलती से वो हमारी सेल्स बुक के अंदर कितने का? 1,000 रुपए का लिखा गया। तो इसको कौन सी एरर यहाँ पे माना जाएगा? तो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। तो देखिए, ये कंपनसेटिंग एरर तो है नहीं, क्षतिपूर्ति तो है नहीं, ना ही सिद्धांत की गलती, क्योंकि लिखना सेल्स बुक में ही था और सेल्स बुक में ही लिखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की एरर तो हो ही नहीं सकती। फिर यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन, बोले भूले तो नहीं ना, भूलने का मतलब होता है बिल्कुल ही ना लिखा गया। अगर यहाँ पे ये कहता है कि उसको सेल्स बुक में लिखा ही नहीं, तो एरर ऑफ ओमिशन होता। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, लिखा तो है लेकिन धोखे से जो अमाउंट है ना वो गलत लिखी गई, तो उसको एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरर ऑफ कमीशन। तो इसी नोट के साथ यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर की यहाँ पे मैं वो अंत करता हूँ, और आपका एक टॉपिक है जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और आप अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक डाउन कर पाओगे। सिलेबस की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिलेबस अभी स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, बस इंटरनेट कनेक्शन का वेट कर रहा हूँ यार। वो इंटरनेट वाला थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहा है बार बार, क्योंकि मोनोपोली है यार, उसकी अकेला है वो, और दूसरा कि भी अभी कनेक्शन कर ही रहा है, मैं उसकी गलती भी नहीं निकाल सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपका फुल्ली सिलेबस जो है करवाया जाएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करें। बस तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।